नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन यादव एमएल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम 130 में संविधान संशोधन विधेयक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने का मुख्य कारण हाल ही में जेपीसी कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपना है। रिपोर्ट क्यों सौंपी गई थी दोस्तों? 20 अगस्त 2025 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में एक बिल पेश किया गया था। जैसे ही उन्होंने यह बिल पेश किया, वैसे ही विपक्ष के द्वारा लगातार इस पर हंगामा किया गया और इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। जब बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन हुआ तो जेपीसी कमेटी बनाई गई। जेपीसी कमेटी को सौंपा गया कि आप इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करें और बताएं कि यह विधेयक सही रहेगा या नहीं रहेगा, या इस पर क्या और सुधार किए जा सकते हैं। तो हाल ही में जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है और इस वजह से यह विधेयक बहुत अधिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस विधेयक को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, इस विधेयक के बैकग्राउंड को अच्छे से समझेंगे, इस विधेयक से जुड़े हुए हर एक मुद्दे, हर एक आर्टिकल को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ करेंगे दोस्तों। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य शासन के अंतर्गत सुशासन लाना था, जैसा कि सरकार का तर्क है। आगे हम देखेंगे दोस्तों। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 को मैंने जैसा कि आपको बताया कब लाया गया था, तो इसे 20 अगस्त, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। 20 अगस्त 2025 को कहां पर इसे पेश किया गया था? तो इसे लोकसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया गया था। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये विधेयक लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह पता करना था क्योंकि वर्तमान में अगर किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अगर जेल हो जाती है तो इस पर संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकारें या प्रशासन किस तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। तो इस खाई को खत्म करने के लिए, या यहाँ पे जो संविधान मौन है उसको खत्म करने के लिए यह एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में चला जाता है तो क्या जेल से सरकार चलाई जा सकती है? जैसा कि कुछ दिन पहले हमने देखा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो गई थी, फिर भी उन्होंने कुछ दिन वहां से शासन चलाया था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने नई मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया था। तो इस तरीके के मुद्दे देखने को मिलते हैं और कई प्रश्न उठते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि इस पर विरोध हुआ, जेपीसी कमेटी बनाई गई जिसकी रिपोर्ट हम देखेंगे। हाल के वर्षों में कई मामले आए, मैंने बताया, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और कई पदाधिकारी लंबे समय तक प्रशासन में बने रहते हैं, ठीक है। तो मीडिया ने इस स्थिति को नाम दिया। अब आप से अगर कोई प्रश्न पूछे, क्योंकि एक नाम आ सकता है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और यह द हिंदू में यह टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिली, गवर्नेंस फ्रॉम जेल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए गवर्नेंस फ्रॉम जेल का तात्पर्य किस संविधान के अधिनियम या फिर बिल से है, तो आप बता देंगे 130वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंध है। ये सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या भारत का लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए शासन चला सकता है या नहीं? क्या हमारा भारत का लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है या नहीं? आगे हम देखेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे हर एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को अगर जेल हो जाती है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में शासन किस तरीके से चलेगा, इस पर हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह मौन है। कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस संवैधानिक शून्यता को भरने के लिए यह विधेयक लाया गया था। अभी वर्तमान में संविधान इस विषय पर स्पष्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गिरफ्तार हो जाए तो भी, यानी कि अगर उसे एफआईआर होने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में रख लिया जाए, फिर भी वह अपने पद पर बने रह सकता है। कब तक? जब तक उससे इस्तीफा न मांग लिया जाए, उसे बर्खास्त न किया जाए, तब तक वह अपने पद पर बने रह सकता है, ठीक है दोस्तों। अब न्याय का जो मूल सिद्धांत है, भारतीय न्यायालय में न्याय का जो मूल सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जब तक न्यायालय दोष सिद्ध न करते तब तक
व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। यह नेचुरल जस्टिस के समान है, यानी कि यह जो बात कही गई है नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय की बात की गई है ना। तो भारत के अंतर्गत जब तक न्यायालय दोष सिद्ध न कर दे तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, भारत के अंतर्गत भारत में गिरफ्तारी का तात्पर्य दोष सिद्ध होना नहीं है। भाई गिरफ्तारी किसी संदेह के आधार पर भी की जा सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस पर दोष सिद्ध हो गया। जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी के आधार पर ही, केवल गिरफ्तारी के आधार पर ही अयोग्यता सिद्ध नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। वर्तमान संवैधानिक प्रावधान जिन पर विधेयक का प्रभाव पड़ेगा, यानी ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं अगर यह विधेयक लागू हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो कौन कौन से प्रावधान हैं जिन पर प्रभाव पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के अधीन अगर हम बात करें, अनुच्छेद 74 और 75 पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी सलाह पर कार्य करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर कार्य करेंगे? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री अध्यक्षता किसकी करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से तात्पर्य है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की सलाह से तात्पर्य क्या है? मंत्रिपरिषद। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री। हालांकि लिखा क्या गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया था और भी संविधान संशोधन किए गए, तो उन्हें अलग से जानेंगे। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 में नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति की बात क्या की गई है कि आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पीएम की नियुक्ति कौन करेगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऐसे ही राज्य सरकार के अंतर्गत हम देखेंगे अनुच्छेद 163 व 164। 163 में वही बात की गई है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। 164 में नियुक्ति की बात की गई है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 239 दिल्ली में मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए इन अनुच्छेदों पर हम क्या करना पड़ेगा? इन अनुच्छेदों में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान पता होने चाहिए। किन किन अनुच्छेदों में परिवर्तन करना पड़ेगा? अनुच्छेद 74, 75, अनुच्छेद 163, 164, अनुच्छेद 239 ठीक है, 239 किससे तात्पर्य है? एनसीटी। ठीक है ना, यानी कि दिल्ली से संबंधित है। वर्तमान पद से हटाने का कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी आधार क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति को संदेह होने पर उस पर क्या की जाती है? इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह उस पर जो जिस अपराध के लिए उसे अरेस्ट किया गया है वह अपराध उस पर सिद्ध हो गया, यानी कि वह अपराधी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इससे जब तक यह चीज सिद्ध नहीं होती कि वह अपराधी है तब तक उसका पद नहीं जाएगा, वर्तमान स्थिति। ठीक है, और यह बात किसमें कही गई है? रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 में साफ साफ बोला गया है। ठीक है ना, यदि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाए तभी अयोग्यता लागू होगी। और यह बात किस केस के द्वारा की गई थी? एक बहुत फेमस केस हुआ है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में। ठीक है, इस केस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में यह बात डाली गई कि यदि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाए तभी अयोग्यता लागू होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझते चलेंगे। अब देखेंगे कि अभी तक हमने देखा कि बैकग्राउंड क्या था 130वें संविधान संशोधन विधेयक से पहले का। 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या था? तो देखिए, इसमें बात की गई थी कि यदि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर उन्हें जेल हो जाती है और उन्हें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, साथ ही साथ में 30 दिन लगातार वो जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, तो 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।
यानी कि ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिमूवल से तात्पर्य क्या है कि वह पूर्ण रूप में बर्खास्त हो जाएंगे, यानी कि उन पर दोष सिद्ध हो या न हो 31वें दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके लिए किसी अलग आदेश या इस्तीफे की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी अन्य आदेश या इस्तीफे की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः 31वें दिन पद को समाप्त मान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सरकार का इस विधेयक के पीछे तर्क क्या है? सरकार ने जब विधेयक पेश किया गया था तो तर्क दिए थे कि इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर रोक लगाना है, यानी आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें सत्ता में या मंत्री पद पर आने से रोक लगाना, या मुख्यमंत्री पद पर आने से रोक लगाना, या प्रधानमंत्री पद पर आने से रोक लगाना। दूसरा, इससे जनता का भरोसा भी उठता है, जनता का भरोसा बढ़ता है। जनता का भरोसा किस तरीके से बढ़ता है कि उन्हें पता है कि हम पर जो भी शासन कर रहे हैं वो स्वच्छ छवि के हैं, वो किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। तीसरा, हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी बनती है कि जो भी व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहता है उसकी खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह तभी इस पद पर रहे जब वह स्वच्छ छवि का हो। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उस पर न हो, कहीं पर भी उसे सजा न सुनाई गई हो। चौथा, यह सुशासन के लिए भी आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत इस तरीके के लोग कार्य करते हैं जो बिल्कुल स्वच्छ और बेदाग छवि के। ठीक है, अब बात करेंगे, लेकिन विवाद की स्थिति कहां उत्पन्न हुई है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट यही प्रारंभ होती है कि भाई इसका विपक्ष और संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसे संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए गंभीर खतरा बताया। गंभीर खतरा बताने का क्या कारण है कि जनता चुन के भेज रही है और आप एजेंसियों के द्वारा क्या कर रहे हैं कि जनता से भी ऊपर एजेंसियों को रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। विपक्ष की चिंताएं क्या है? दो आर्गुमेंट है, 1 और 2। अब आर्गुमेंट 1 के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो जो विपक्ष कह रहा है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह दोषी है, यानी कि उस पर गिल्ट है। भारत में गिरफ्तारी और दोष सिद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। किसी व्यक्ति को किसी संदेह पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह दोषी है। गिरफ्तारी एक प्रशासनिक कदम है, इनिशियली पीरियड है कि कोई संदेह हुआ तो चलो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए उसे दोषी करार दिया, यह अभी नहीं है। न्यायिक निर्णय से पहले राजनीतिक परिणाम प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। जब तक न्यायालय ने निर्णय नहीं सुनाया तब तक आप उसका पद कैसे छीन सकते हैं कि भाई उसे सजा हो गई, 31वें दिन सपोज दैट न्यायालय ने अपना निर्णय नहीं सुना पाया तो आप उसका पद बिना दोष सिद्ध हुए कैसे छीन सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है कि भाई जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो केंद्र के अधीन काम करती हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, यह उसका दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती हैं, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती हैं, है ना। तो इस तरीके की चिंताएं विपक्ष की बनी हुई है। ठीक है, अब विपक्ष की चिंताएं संघवाद और लोकतंत्र को लेकर भी है। संघवाद का तात्पर्य क्या है कि भाई राज्य की चुनी हुई सरकार है, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष प्रभाव में आकर अस्थिर की जा सकती है। भाई राज्य सरकार है अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर यह बिल पेश हो गया तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार सीबीआई, ईडी या अन्य एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों को अस्थिर कर सकती है ना। उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को देश जेल में डाल करके 31वें दिन उनका पद स्वतः समाप्त कर सकती हैं। अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो संघवाद के विरुद्ध है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का संकट। हमारे देश के अंतर्गत लोकतंत्र क्या कहता है? जनता के द्वारा जो भी प्रतिनिधि होते हैं उन्हें चुनकर भेजा जाता है। अब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर के भेजे गए, एजेंसियां उन्हें क्या कर रही हैं? बर्खास्त करने का काम कर रही हैं, उन्हें जेल में डाल करके बर्खास्त कर रही हैं। तो क्या एजेंसियां जनता से भी बड़ी हैं? इनसे ये भी चिंता है, क्या किसी एजेंसी द्वारा की गई गिरफ्तारी सदन के बहुमत से भी बड़ी हो जाएगी? सदन के बहुमत से भी बड़ी हो जाएगी, यह सोचने वाला विषय, ठीक है ना। क्योंकि भाई जो भी प्रतिनिधि होता है उसे कई लोगों के द्वारा वोट दे करके भेजा जाता है, तो क्या उन व्यक्तियों ने उस पर जो भरोसा किया वो गलत किया था? क्या उनका भरोसा छोटा पड़ गया एजेंसियों के सामने, है ना। तो ये सभी विपक्ष की चिंता है। देखिए, इसके अलावा आर्गुमेंट नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण भी
छिन्न भिन्न हो जाए, शक्तियों का पृथक्करण भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए तीनों शक्तियां अलग अलग कार्य करती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। लेकिन जैसे जो यह विधेयक अगर पेश हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कहीं पर भी क्या कर सकती हैं, अधिकार जमा सकती है, ठीक है ना। केंद्र सरकार है, इन तीनों में कहीं पर भी विरोध की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। संविधान ने तीन अंगों के बीच एक स्पष्ट संतुलन बनाया है। यदि जांच एजेंसियां सीधे तौर पर सरकार गिराने का माध्यम बन जाएंगी तो यह संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, है ना। केंद्र सरकार क्या करेंगी, सरकार गिराने का काम करती रहेंगी और इस तरीके से शक्तियों का पृथक्करण भी हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इसी आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के उल्लंघन की भी चिंता जताई है। इसके माध्यम से हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी प्रभावित हो, है ना। अब जब ये सारी चीजें हुई, सारा विवाद उत्पन्न हुआ, है ना, तो उसके बाद क्या किया गया कि जेपीसी बनाई गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाई जाती है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी भी विधेयक पर चर्चा करने के लिए, है ना, विचार विमर्श करने के लिए, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। और जिस काम के लिए बनाई जाती है वह काम खत्म होते ही इसे भंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो जेपीसी बनाया गया, तो जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दी और इसने संतुलन की खोज की। तो विवाद के बीच विधेयक को जॉइंट पार्लियामेंट्री के पास भेजा गया और जेपीसी ने प्रमुख बिंदुओं पर परीक्षण किया। क्या बिल संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप है? दूसरा, एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग होने की कितनी संभावना है? तीसरा, क्या सेफगार्ड यानी सुरक्षा उपाय हैं राज्य सरकारों के पास, मंत्रियों के पास सुरक्षा उपाय हैं? चौथा, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फिर जब चर्चा की, परीक्षण किया, तो जेपीसी ने कई जगह कई सरकारों से विचार विमर्श किए, कई एजेंसियों से विचार विमर्श किए, तत्पश्चात अपनी रिपोर्ट दी और उसने कहा कि सस्पेंड मत रखिए, रिमूव रखिए। कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर दोष सिद्ध नहीं होता है, तो उसे बर्खास्त न किया जाए, यानी सस्पेंड न किया जाए, उसे केवल क्या किया जाए, रिमूव मतलब जब तक न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं सुना दिया जाता तब तक उसे अपने पद से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही वह बरी हो जाए उसे स्वतः अपना पद दे दिया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी एप्लीकेशन के। ऐसा जेपीसी के द्वारा कहा गया। समिति ने क्या माना है, सरकार का उद्देश्य सही है लेकिन रिमूवल हटाना बहुत कठोर हो जाएगा, इसलिए 30 दिन की न्यायिक हिरासत होने पर मंत्री का स्थायी रूप से न हटाया जाए बल्कि केवल निलंबित यानी सस्पेंड किया, ठीक है। यानी सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड का मतलब, ठीक है ना, हटाया न जाए। अब रिमूवल बनाम सस्पेंशन, इसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रकृति क्या है, ठीक है ना, रिअपॉइंटमेंट, लीगल व्यू और किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो अगर हम बात करेंगे रिमूवल की, पूर्ण रूप से हटाना, तो जो विधेयक, मूल विधेयक में जो बात की गई है रिमूवल यानी ये स्थायी अंतिम प्रकृति है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो विधेयक है उसके अंतर्गत अगर ये लागू हो जाता है तो किसी व्यक्ति को न्याय की हिरासत में लेने पर 31वें दिन उसका पद खत्म हो जाएगा, पूर्ण रूप में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट की क्या स्थिति है, पद समाप्त, दोबारा नियुक्ति करनी होगी, दोबारा नई प्रोसेस होगी। न्यायिक दृष्टि क्या है, राजनीतिक, इससे राजनीतिक बदनामी होगी, हो सकता है वो बरी हो जाए लेकिन उसकी न्यायिक बदनामी होगी, उसका पद चला गया, है ना। सजा, न्यायिक राजनीतिक बदनामी सजा के समान मानी जाती है। तो इसका सिद्धांत क्या है, कठोर प्रशासनिक कार्यवाही है। वहीं अगर हम देखें जेपीसी की सिफारिश सस्पेंशन क्या है कि जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो रहा तब तक उसे क्या करो, सस्पेंड कर दो, जैसे ही बरी हो जाए उसे पुनः अपने पद पर बना दो, ठीक है। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था है, बाद में वापस वही पद मिल सकता है, दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा। अगर बरी हो गया तो दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा और ये प्राकृतिक न्याय के श्रम, ठीक है। तो ये मूल विधेयक और सस्पेंशन के बीच हमने तुलना देखी, ठीक है। आगे देखिए, नियम को सटीक बनाना, गंभीर अपराध क्या है। देखिए कुछ लोगों का मानना क्या है कि विवाद 5 वर्ष की सजा वाली सीमा बहुत कम है। लोगों का कहना है कि 5 वर्ष की सीमा तो बहुत कम है, यानी कि 5 वर्ष की सजा होने पर
आप किसी को पद से हटा नहीं सकते, इसकी सजा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। लेकिन जेपीसी ने क्या कहा, जेपीसी ने कहा कि नहीं, 7 वर्ष की सीमा तो नहीं हो सकती, 7 वर्ष की सीमा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 7 वर्ष की सीमा न होकर के इसमें क्या किया जा सकता है कि कोई भी अपराध 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले गंभीर अपराधों की एक अलग सूची बनाई जाए, कि 5 वर्ष या उससे अधिक के कौन कौन से ऐसे गंभीर अपराध है, उनकी सूची बनानी चाहिए। हर एक अपराध को 5 वर्ष की श्रेणी में नहीं डाला जाना चाहिए। तो जो जेपीसी है वो एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश कर रही है और संतुलन बैठाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। निर्दोषों के लिए सुरक्षा उपाय क्या है, जो निर्दोष हैं, जो जिन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, ये कौन बता रहा है, ये जेपीसी बता रही है कि यदि आरोप पत्र गलत निकले, नेता बरी हो जाए या पर्याप्त समय तक ट्रायल शुरू न हो पाए, मतलब उचित समय पर ट्रायल शुरू न हो पाए, तो सस्पेंशन स्वतः समाप्त हो जाए। यानी जेपीसी का मतलब है कि आरोप पत्र गलत निकल जाए, नेता बरी हो जाए और ट्रायल भी शुरू न हो जाए, तो उसका जो सस्पेंशन है उसे समाप्त कर दिया जाए। पहले तो सस्पेंड करो, सस्पेंड के बाद अगर वह बरी हो जाए, ट्रायल शुरू न हो पाए, तो उसका सस्पेंशन स्वतः समाप्त माना जाए। फिर त्वरित उपाय क्या है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों में जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, 30 दिन के अंतर्गत इनकी सुनवाई हो जाए, ताकि वर्षों तक मामला लंबित न रहे और शासन प्रभावित न हो, ठीक है। द ट्रिगर मैकेनिज्म बैटल, पद कब चुनेगा, इस पूरे मैकेनिज्म को हम समझेंगे। देखिए, जांच हुई, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद 30 दिन जेल में रहा। अब सरकार का पक्ष क्या है, ठीक है ना, मूल विधेयक का ट्रिगर 30 दिन जेल में रहा। 30 दिन जेल में रहने के, सरकार जो माने 30 दिन जेल में रहने के बाद उसका पद समाप्त हो जाए। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना क्या है कि जब तक न्यायालय आरोप तय न कर दे तब तक उसे दोषी न करार दिया जाए, ठीक है। और इस तरीके से वर्तमान कानून का ट्रिगर आरपीए 1951 लिली थॉमस की, यानी कि अगर दोष सिद्ध हो रहा है उसी स्थिति में जो आरपीए 1951 यानी लिली थॉमस केस है उसी को अपनाया जाए। तात्पर्य जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसे अयोग्य न करार दिया जाए। ये पूरा सिस्टम है, ठीक है। देखिए, लगभग सभी विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों का मानना है, जेपीसी ने पूछा था कई विश्वविद्यालयों से, कई विशेषज्ञों से पूछा था कि, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरेस्ट एक प्रशासनिक कार्य है, चार्ज फ्रेमली, यानी कि दोष सिद्ध या दोषी ही सही ट्रिगर होना चाहिए। यानी जब तक दोष सिद्ध हो जाए या उसे दोषी करार दिया जाए उसी को सही माना जाए, ठीक है ना। ये सभी विश्वविद्यालयों और सभी विशेषज्ञों का मानना है। इस बहस में कौन कहां खड़ा है, देखिए, जेल से शासन लोकतंत्र की नैतिकता के विपरीत है, ये सरकार के तर्क है, ठीक है ना। यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि जेल से शासन नैतिकता के विपरीत है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन इसके पक्ष में खड़ा है, 23rd लॉ कमीशन, 6 राज्य सरकार हैं, उन राज्य सरकारों में हरियाणा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एपी। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इस विधेयक के पक्ष में कौन कौन सी सरकारें थी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, साथ में यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री एंड 23rd लॉ कमीशन, ठीक है। इसके विरोध में कौन कौन है, अरेस्ट कोई जुडिशियल फाइंडिंग नहीं, फाइंडिंग ऑफ गिल्ट नहीं है, यानी कि इसके विरोध में कौन कौन है, नालसार हैदराबाद एजेंसी, ठीक है ना, एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनयूजेएस कोलकाता, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एंड विपक्षी दल पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका, ठीक है ना। तो ये इसके विपक्ष में खड़े, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यूपीएससी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, यानी पहले तो मैं बता दूं, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इस अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत। रूल ऑफ लॉ, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, शक्तियों का पृथक्करण और संघीय ढांचा बना रहे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति की शुचिता का प्रश्न है इनसे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, जो 130 में संविधान संशोधन विधेयक की जो बातें हैं वो समराय रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी बनी रहे, है ना, जब तक दोष सिद्ध न हो व्यक्ति निर्दोष रहे, ये चीजें। और अनुच्छेद 75 या 164 के तहत विधायिका के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। इसके अलावा
हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखनी है। अनुच्छेद 75, 164, आर्टिकल 239 लागू होगा किस किस पर, पीएम, सीएम और मिनिस्टर पर, है ना। शर्त क्या है, 5 वर्ष प्लस अपराध और 30 दिन लगातार जुडिशियल कस्टडी। वर्तमान स्थिति जेपीसी के पास लंबित है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है। समराइज फॉर्मूला, पक्ष में अपराधीकरण कम होगा, ठीक है ना। जनता का विश्वास और जवाबदेही, ये पक्ष में तर्क दिए गए। विपक्ष में राजनीतिक बदला लिया जा सकता है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो सकता है, जनादेश का अपमान हो सकता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप प्रश्न लिख सकते हैं, जेल से शासन की समस्या, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, निर्दोषता की धारणा तथा संवैधानिक नैतिकता के बीच संतुलन का प्रश्न है। 130 में संविधान संशोधन विधेयक एवं जेपीसी की सिफारिशों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। 250 वर्ग। तो दोस्तों 130 में संविधान संशोधन विधेयक को मैंने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया। आई होप इस विधेयक के अंतर्गत हर पॉइंट आपको अच्छे से कवर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरीके की जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें भेजना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।